तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक पढ़ा था, अभी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम लिखे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, तीन टर्म है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो राइट डाउन, it is the minimum amount of energy required, it is the minimum amount of energy required, it is the minimum amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom. It is the minimum amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom. या फिर इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम एनर्जी बोले या मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोले, वो एक ही बात है, जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा उसी को निकालने में सबसे कम एनर्जी लगेगी। So you can write it is the amount of energy required to remove most loosely bonded electron, या इसी को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जैसे मान लो हमने सोडियम की गैसियस फॉर्म ली और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Na+ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसलिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद दूसरा टर्म लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो अगले स्टेप में लिखो व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, when an isolated gaseous atom gains an electron and converts into anion, then in this process the amount of energy released or absorbed is known as electron gain enthalpy. तो आपको पता है कि अगर किसी भी एटम में हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सेप्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनर्ट गैसेस एंड नाइट्रोजन एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी। बाकी सारे केसेस में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज होती है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हर केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज होती है तो उसको नेगेटिव लिखते हैं। तो अगर हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंड दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखिए व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is negative, that is energy is released, electron gain enthalpy is negative, that is energy released, except alkaline earth metals। ये बात ऑल्दो मैंने पीरियोडिक टेबल के टाइम पे भी आपको बता रखी है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। केवल कौन कौन से केस छोड़ने होते हैं, एक्सेप्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। Except alkaline earth metals, inert gases, nitrogen, zinc, cadmium, and mercury. For these, electron gain enthalpy is positive. For these, electron gain enthalpy is positive. That is energy absorbed.
ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनर्ट गैस, नाइट्रोजन, जिंक, कैडमियम, मरकरी के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हर केस में एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगी, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो अगला पॉइंट भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड, when second electron is added, when second electron is added, electron gain enthalpy, then electron gain enthalpy is always positive. Then electron gain enthalpy is always positive. ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, कोई भी केस ले लो आप, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है। इसका एग्जांपल्स मैंने आपको पीरियोडिक टेबल टाइम बताया था, अभी चाहो तो फिर से एक एग्जांपल लिख लो। जैसे सपोज करो हमने ऑक्सीजन एक एलिमेंट लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा और इसको O माइनस बनाया, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अगर सही से लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 जो होगी, ये वैल्यू एनर्जी रिलीज होगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेस देन 0। लेकिन जैसे ही O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, O2 माइनस बनाएंगे, तो इस प्रोसेस का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर दोनों स्टेप्स को ऐड करते हैं तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो O में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके O2 माइनस बना रहे हैं, तो उसके अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टोटल लिखोगे, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सेप्ट द केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने में हर केस में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे लैटिस एनर्जी। कंप्यूटर में लिखिए द लैटिस एनर्जी, ऐसी को लैटिस एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन which occurs when one mole of an ionic compound dissociates into its ions in the gaseous state। तो अगर आपने किसी भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करा के उसके आयंस में कन्वर्ट किया, तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका उल्टा कर देंगे तो उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब होने लगेगी। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म है, और इस सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म को ब्रेक करा के हम Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस में कन्वर्ट करा दें, तो इस प्रोसेस की जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज रिफर्ड एज एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। समझ आया? तो कोई भी अगर हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, उसको हमने ब्रेक कराया उसके आयंस में, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी लैटिस एनर्जी। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म है, आपने इसको हीट कराया, तो ये मैग्नीशियम 2 प्लस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और ये ऑक्साइड एंड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसकी लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है। अब लैटिस एनर्जी अगर कभी कंपेयर करनी पड़ेगी तो उसका तरीका भी यहीं पे नोट कर लीजिए। लैटिस एनर्जी देखो आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बेसिकली। तो जितना छोटा साइज होगा और जितना ज़्यादा चार्ज होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट लैटिस एनर्जी में लिखना है, मोर चार्ज मोर लैटिस एनर्जी। ठीक है। दूसरा लॉजिक होता है स्मॉलर एंड कंपैरेबल साइज, स्मॉलर एंड कंपैरेबल साइज मोर लैटिस एनर्जी, स्मॉलर एंड कंपैरेबल, स्मॉलर एंड कंपैरेबल साइज मोर लैटिस एनर्जी।
ठीक है, तो मतलब बेसिक लॉजिक क्या है इसका समझ लेना है आपको। तो जैसे मान लो हमारे पास कैटायन और एनायन दोनों स्मॉलर है, ये हमारा कैटायन है और ये एनायन है और दोनों स्मॉलर हैं, कंपेरेबल साइज के हैं। ठीक है, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। दूसरा केस हमने कैटायन और एनायन दोनों लार्जर लिए, लेकिन साइज अभी भी कंपेरेबल है, तो यहाँ पे भी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। और तीसरी कंडीशन, जब हमारा कैटायन और एनायन के साइजेस जो है वो नॉन कंपेरेबल हो जाएंगे, तो लेटेस्ट एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। ये बेसिक लॉजिक है। तो अगर आप ऐसे तीन केस कंपेयर करो तो लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर ही आएगा। सर एक बार ये वाला केस फिर समझा दीजिए। मैंने बोला कैटायन और एनायन दोनों स्मॉलर है, तो उनमें कंपेरेबल साइजेस के केस में लेटेस्ट एनर्जी हाईएस्ट होगी। कैटायन और एनायन अगर लार्जर है लेकिन साइज अभी भी कंपेरेबल है, तो भी लेटेस्ट एनर्जी सेकेंड नंबर पे आती है। और अगर नॉन कंपेरेबल साइजेस होते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो राइट ऑन, व्हेन एन आयोनिक सब्सटेंस when an ionic substance is dissolved in water, when an ionic substance is dissolved in water, then the amount of energy released, then the amount of energy released due to, then the amount of energy released due to ion dipole interaction, dipole के लिए ब्रैकेट में वाटर लिख लीजिएगा, then the amount of energy released due to ion dipole interaction is known as hydration enthalpy. Is known as hydration enthalpy. अब जैसे देखो, सपोज करो हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, तो अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करोगे तो जो Na प्लस आयन बना है वो वाटर के डाइपोल के साथ इंटरेक्ट करके Na प्लस एक्वस बनाएगा। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, शॉर्ट में इसको डेल्टा एच बाई डी, डेल्टा एच लिख देते हैं। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैंने पूरा फॉर्म लिख दिया हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसको कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी समझ लेना है। ठीक है, तो अब देखो Na प्लस आयन अगर डाइपोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वाटर हमारा डाइपोल होता है, मैंने आपको बताया था, वाटर के ऊपर ये डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो डाइपोल की तरह काम कर रहा है। डाइपोल समझाया था कि पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके लिखें तो उसको डाइपोल बोलते हैं। तो वाटर ने एज अ डाइपोल Na प्लस और Cl माइनस को सराउंड कर रखा है, देखो तो Na प्लस की वजह से Na प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी और Cl माइनस की वजह से Cl माइनस की एनर्जी रिलीज होगी। समझ आ गई बात? उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जैसे Na प्लस के लिए लिखा है, ये चीज Cl माइनस के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आप दूसरी इक्वेशन यहीं पे लिखी है तो Cl माइनस का गैसियस आयन है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करा और Cl माइनस एक्वस फॉर्म कर दिया। इस प्रोसेस में जो इसकी एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। समझ आ गई टेक्निक? दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म लिखेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये इसी को हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लिखे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को हीट ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन से। तो अब देखो, अगर हम किसी आयनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे तो उस प्रोसेस में जो नेट एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो राइट डाउन, enthalpy of solution of a substance, enthalpy of solution of a substance
enthalpy of solution of a substance is the amount of energy released enthalpy of solution of a substance is the amount of energy released or absorbed when 1 mole of it dissolves in a specified amount of solvent. 1 mole of it is dissolved in a specified amount of solvent. Specified amount of solvent, तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कराया वाटर में, तो उस प्रोसेस की जो नेट एनर्जी है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आप जैसे सपोज करो हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लें, तो पहले आपने सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म लिया। जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सबसे पहले अपने आयन से ब्रेक होगा, Na+ गैसियस Cl- गैसियस फॉर्म में ब्रेक होगा। इस प्रोसेस में जो एनर्जी आएगी दैट इज इट्स एंथैल्पी ऑफ लैटिस। और फिर जो Na+ गैसियस फॉर्म है, ये वाटर से आयन डाइपोल इंटरेक्शन अप्लाई करेगा और ये Na+ एक्वस में कन्वर्ट होगा। ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में एनर्जी होगी। और सिमिलरली Cl- गैसियस भी यही काम करेगा, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन से और Cl- एक्वस फॉर्म क्रिएट करेगा। ये भी इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो गया, राइट। अब दोनों कॉम्बिनेशन को सेट कर दो। तो इसका मतलब अगर हम NaCl का डायरेक्ट डिजोल्व सॉलिबिलिटी चेक करें, सॉलिबिलिटी का मतलब आपको सिखाया था कि सॉलिबिलिटी मतलब क्या होता है, जो सॉलिड फॉर्म है वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम लोग सॉलिबिलिटी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस की जो एंथैल्पी होगी दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ऊपर वाली तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूं तो लास्ट वाली इक्वेशन बन जाएगी। हमारे रिजल्ट हो गया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जब हम हाइड्रेशन लिख रहे हैं तो दोनों आयन का कंबाइन लिख ले रहे हैं। समझ आ गई बात नहीं? मतलब इसको चाहो तो यहाँ 1 2 मान लो, दोनों का जो समेशन है उसको हम लोग कॉमनली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिख लें। समझ आ गई बात? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट हम लिखें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अगला टर्म लिखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द amount of energy required it is the amount of energy required to break 1 mole of substance into its atoms in gaseous form. It is the amount of energy required to break 1 mole of substance it is the amount of energy required to break 1 mole of substance into its atoms in gaseous form. तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को उसके करस्पॉन्डिंग गैसियस एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
देखो अलग अलग सब्सटेंसेस के केस में अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे सपोज करो हमने सबसे पहले हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म लिया, ये मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज रिफर्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ आया? अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, सपोज करो CH4 गैसियस लिया, उसको ब्रेक कराया हमने, तो ये कार्बन गैसियस में कन्वर्ट हुआ और 4 हाइड्रोजन एटम बने इसके, तो 4 हाइड्रोजन गैसियस हुआ। ये आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 हो गया। समझ आया? अभी मान लो कोई सॉलिड सब्सटेंस, जैसे सपोज करो सोडियम सॉलिड फॉर्म है, इसको हमने ब्रेक कराया सोडियम गैसियस फॉर्म में, तो इसको भी हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आई टेक्निक? तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर है ना? मतलब किसी भी केस में ऐसा कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे वाटर लिक्विड का केस ले लो, वाटर लिक्विड फॉर्म में लिया तो इसको पहले वाटर गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ब्रेक करेंगे। अल्टीमेटली अगर आपसे इससे 2 मोल हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में ब्रेक कर दिया और 1 मोल ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ वाटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है आपको फाइनली एक किसी भी सब्सटेंस से फाइनली उसका 1 मोल सब्सटेंस से फाइनली उसको उसके एटम्स में ब्रेक कर देना है। तो दिस इज रिफर्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अभी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे पहली वाली रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन है, वो एक्चुअली में हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा। CH4 के केस में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, उससे रिलेट हो जाएगा। सोडियम सॉलिड के केस में देखो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना है, तो इसी को आप सब्लिमेशन एनर्जी भी बोल सकते हो। समझ रहे हैं ना? वाटर लिक्विड से वाटर गैसेस और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में ब्रेक करा, तो उसमें देखो पहले एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देना पड़ेगा और उसके बाद फिर ऐसे बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो वाटर लिक्विड से पहले वाटर गैसेस बनाएंगे फिर बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंथैल्पीज आपको रिलेट करनी आनी चाहिए। उसका नेक्स्ट हम लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। So the bond dissociation enthalpy is change in enthalpy when 1 mole of covalent bond of a gaseous compound is broken to form product in gaseous phase. Bond dissociation enthalpy is change in enthalpy when 1 mole of covalent bonds of a gaseous covalent compound is broken to form product in gaseous phase. Product in gaseous phase for a diatomic molecule. For a diatomic molecule. मतलब अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ही एटम है, तो उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लिखे हम लोग, सपोज करो हमने हाइड्रोजन का गैसियस फॉर्म लिया और उसके बॉन्ड को ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो हम लोग लिखेंगे डेल्टा H नॉट, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो वहां पे हम लोग मीन बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगला केस देखो, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, in case of polyatomic molecule, mean bond enthalpy, in case of polyatomic molecule, mean bond enthalpy, in case of polyatomic molecule, mean bond enthalpy, mean bond enthalpy
ठीक है। In case of polyatomic molecules, mean bond enthalpy is calculated. ठीक है। अब देखो मैं इसको आपको वैल्यू के साथ थोड़ा सिखा रहा हूँ। तो अब देखो जैसे हम यहाँ पे CH4 गैसियस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने CH4 गैसियस को पहले ब्रेक करके CH3 गैसियस और H गैसियस में कन्वर्ट करा। इस प्रोसेस की बॉन्ड एंथैल्पी 427 किलो जूल पर मोल। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने डेटा लिया। नो नीड टू लर्न दिस डेटा और नो नीड टू लर्न दिस एग्जांपल, बस कॉन्सेप्ट समझना है। तो CH4 का पहला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया तो 427 किलो जूल रिक्वायर्ड है। फिर एक और बॉन्ड ब्रेक किया 439 किलो जूल रिक्वायर्ड है। फिर एक और बॉन्ड ब्रेक किया 452 किलो जूल रिक्वायर्ड है। फिर एक और बॉन्ड ब्रेक करा 347 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो CH4 के चारों बॉन्ड ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाई, दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आएगा हमारे लिए, वो इन चारों वैल्यूज का समेशन हो जाएगा, 427, 439, 452 एंड 347। ये सारी एनर्जी जब हम प्रोवाइड कर देंगे तो CH4 अपने गैसियस एटम को ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ से अगर हमको एवरेज या मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड निकालना पड़ेगा, तो हम चारों बॉन्ड की एवरेज एनर्जी निकाल देंगे। तो मोनो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो सीधे सीधे जो बॉन्ड के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी वही लिख देते हैं। बट अगर ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ पे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करी जाती है। तो अगर हम इसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लिखेंगे तो यहाँ से मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड अगर हम लिखेंगे तो इन चारों एनर्जी का एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, बाई 4 और कर दो, तो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बाई 4। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बाय 4। आप चाहो तो वैल्यू सॉल्व करके निकालो, तो उससे आपको कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी पता चल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड जो है तो 416 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, या सिंपली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का बाई 4 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो यहाँ पे कुछ और टर्म डिफाइन कर सकते हैं जो सीधे सीधे डेफिनेशन से आपको लिखना है तो लिख लो बस। मैं डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको टर्म से सीधे इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जैसे हम लोग लिखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, या उसी को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं, या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हैं। तो आप सीधे सीधे टर्म में लिखे देता हूँ। तो जैसे हम लोग लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, या इसी को कभी कभी लेटेंट हीट से भी रिलेट कर देते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम बट रिलेट किया जा सकता है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब एक मोल सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट करना है। तो समझ गए ना। अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, it is amount of energy required to convert, it is the amount of energy required to convert 1 mole of liquid into vapor form. It is the amount of energy required to convert 1 mole of liquid into vapor. ठीक है। अब ऐसे अगला टर्म लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। समझ आ गया ना, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में तो समझ गए ना, जैसे हमारे पास वाटर लिक्विड फॉर्म है और उसको हमने वाटर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोसेस की जो एंथैल्पी आएगी दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और इसी का अगला टर्म लिखे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब हो गया एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो सारी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं, आप एक गो में लिख सकते हो। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब आप अपने लिए आप डेफिनेशन खुद ही बना सकते हो। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड।
required to convert 1 mole of solid into liquid. One mole of solid into liquid. ओके, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है और उसको हमने वाटर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिखने लगेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही चाहे तो एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दो, तो अब टर्म लिख लीजिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब आपको देखो इतनी देर में समझ में आने लगा होगा, कोई भी टर्म अगर हम एंथैल्पी के लिए लिखेंगे इसका मतलब एक मोल की बात होगी, और जो प्रोसेस लिखा जा रहा है वही प्रोसेस वर्कआउट कर देना है। इस केस में भी लिख लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the amount of energy required, it is the amount of energy required to convert 1 mole of solid, 1 mole of solid into vapor। जैसे आपने अगर सोडियम सॉलिड फॉर्म को डायरेक्टली सोडियम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल देंगे। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? वैसे हम कोई भी एंथैल्पी टर्म डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लिखेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी समेशन। ये लॉ है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होता है। तो अगला पहले इसका स्टेटमेंट लिखो। If a reaction takes place in several steps, if a reaction takes place in several steps, then its standard reaction enthalpy is the sum of standard enthalpies of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature. If a reaction takes place in several steps, then its standard reaction enthalpy is the sum of standard enthalpies of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature. अब देखो, जैसे मैं इसको एग्जांपल से लिखूं, सपोज करो हमारे पास एक सब्सटेंस ए है, जिससे हमने पहले बी बनाया, बी से सी फॉर्म किया और सी से फाइनली डी फॉर्म कर दिया। दूसरे प्रोसेस में ए से डी डायरेक्ट कन्वर्ट किया हुआ है, और एक प्रोसेस और फॉलो करा जिसमें ए से ई बनाया और फिर ई से डायरेक्टली डी कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा देखो स्टार्टिंग सब्सटेंस ए है, फाइनल सब्सटेंस डी है, उसमें हमने अलग अलग इंटरमीडिएट स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं। तो लेट अस से आई राइट द एंथैल्पी। इस प्रोसेस में डेल्टा H1 नॉट है, इस प्रोसेस में डेल्टा H2 नॉट है, इस प्रोसेस में डेल्टा H3 नॉट है, सपोज करो एंथैल्पी। इस प्रोसेस की एंथैल्पी डेल्टा H4 नॉट, इस प्रोसेस की एंथैल्पी डेल्टा H5 नॉट, और इस प्रोसेस की एंथैल्पी लेट से डेल्टा H6 नॉट है। तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी समेशन का मतलब होता है कि आप किसी एक इनिशियल स्टेट से किसी एक फाइनल स्टेट तक गए, तो किसी भी पाथ से जाओ, हर पाथ के एंथैल्पीज का समेशन सेम आएगा। तो हमने पहले वाले पाथ से एंथैल्पीज लिखी, तो डेल्टा H1 नॉट प्लस डेल्टा H2 नॉट प्लस डेल्टा H3 नॉट की वैल्यू डेल्टा H4 नॉट के इक्वल होगी, और यही वैल्यू डेल्टा H5 नॉट और डेल्टा H6 नॉट के इक्वल होगी। समझ आया? अब इस चीज को आप एग्जाम्पल से देख लो। सपोज करो अभी हमने एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का एग्जाम्पल लिखा था, तो मैं अगर एक और एग्जाम्पल लिखूं, सपोज करो हम सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस डायरेक्टली बना रहे हैं। इस प्रोसेस को मैंने बताया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन अब कोई ऐसा करे कि पहले सोडियम सॉलिड से सोडियम लिक्विड बनाए, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हुआ। और फिर सोडियम लिक्विड से सोडियम गैसियस फॉर्म बना दे, सॉरी, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हुआ, सॉलिड से लिक्विड बनाया हमने, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हुआ।
और फिर इस सोडियम लिक्विड को डायरेक्टली सोडियम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। वेपराइजेशन। और अभी एक और टर्म बताया था आपको, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसेस बनाने के प्रोसेस को डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोलते हैं। अब देखो तीन बातें हो गई। तो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम है वो, इसके बाद जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम है वो, और जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन का समेशन है, ये सब सेम हो गए। समझ में आई टेक्निक? यस सर। दिस इज कॉल्ड हैश लॉ, कांस्टेंट समेशन ऑफ एंथैल्पीज। मतलब आप कभी भी कोई भी इक्वेशन के साथ जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वही सेम ऑपरेशंस एंथैल्पीज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो एंथैल्पीज को ऐड कर दो, रिवर्स कर रहे हैं एंथैल्पी को रिवर्स कर दो, सबट्रैक्ट कर रहे हो सबट्रैक्ट कर दो। मतलब एंथैल्पीज के साथ वही ऑपरेशन अप्लाई कर दिया जाता है जो आप केमिकल इक्वेशन के साथ अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? समझ आई बात? अभी जैसे हमने मान लो एक और एग्जांपल लिखो यहीं पे, सोडियम क्लोराइड के भी जैसे सॉलिबिलिटी का एग्जांपल लिख रहे थे तो सोडियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी का अगर एग्जांपल लिखें तो जैसे NaCl सॉलिड फॉर्म था हमारे पास पहले, हमने इसको पहले इसके आयंस में ब्रेक कराया, तो ये Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस में कन्वर्ट हुआ। उसको हमने एंथैल्पी ऑफ लैटिस लिखा था। फिर Na प्लस गैसियस और Na प्लस Cl माइनस गैसियस को वाटर से ट्रीट करा के Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट किया। तो हमने इसको क्या लिखा था भाई, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। याद है हाइड्रेशन एंथैल्पी? और बाद में दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिखते हैं तो NaCl सॉलिड से Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इसको हम लोगों ने डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिखा था। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो थर्ड वाली बन रही है। तो देखो कांस्टेंट समेशन ऑफ एंथैल्पीज लगेगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ लैटिस, मैंने आपको पिछले स्टेप पे भी यही चीज सिखाई थी, एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। समझ आया टेक्निक? दिस इज कॉल्ड हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन ऑफ एंथैल्पीज। नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन, from the following data mark the options where delta H is correctly written for the given reactions। हमारे पास पहली इक्वेशन है H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस से वाटर बना रहा है लिक्विड फॉर्म में, इसका डेल्टा एच गिवन है -57.3 किलो जूल। डेल्टा एच सोल्यूशन ऑफ HA गैसियस गिवन है -70.7 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच सोल्यूशन ऑफ BOH गैसियस गिवन है 20 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिड दे रखा है 15 किलो जूल पर मोल। और BOH जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है। और नीचे जितने प्रोसेसेस गिवन है आपको उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिपोर्ट करनी है। ठीक है? तो देखो सिंपली हैश लॉ अप्लाई करते जाओ या जो प्रोसेस अप्लाई करते जा रहे हो उसी से सॉल्व करते जाओ, आपको समझ आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले पार्ट में हमारे पास HA एक्वस फॉर्म है, BOH एक्वस फॉर्म है, इसका मतलब इसको डिजोल्व कराने के लिए कोई एनर्जी नहीं देनी, ऑलरेडी उसी फॉर्म में दे रखा है। फिर BA एक्वस फॉर्म दे रखा है और वाटर दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि HA जो है वो वीक एसिड है, तो अब स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको। तो सबसे पहले स्टेप में जो HA एक्वस है वो आयनाइज करके H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी हुई, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है, डेल्टा H1 नॉट लिख दे रहा हूँ 15 किलो जूल। दूसरे स्टेप में जो बेस है BOH एक्वस, ये ब्रेक होके B प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में कन्वर्ट होगा। तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो अपने आप 100% आयनाइज होता है। तो इस प्रोसेस की एनर्जी कितनी होगी, जीरो। आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड को आयनाइज कराने के लिए हमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इट इज जीरो। इसके बाद अगले स्टेप में B प्लस A माइनस तो सॉल्ट है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब बस आपको पता है कि जो H प्लस है वो OH माइनस से कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करेगा। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी दे रखी है वो आपको गिवन है H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये वाटर लिक्विड। इस प्रोसेस की एनर्जी डेल्टा H3 नॉट अपने को दे रखी है -57.3।
ठीक है। तो अब देखो टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है आपको, एच ए एक्वस को बी ओ एच एक्वस में ऐड करके बी ए एक्वस और वाटर बनाना है। तो अब आप ध्यान से देखो, जो मैंने तीनों इक्वेशन लिखी है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ऐड कर दूं, तो ऐड करने के बाद देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, एच ए एक्वस प्लस बी ओ एच एक्वस। अब देखो एच प्लस और ओ एच माइनस तो कट जाएगा, गिव्स बी प्लस एक्वस प्लस ए माइनस एक्वस प्लस वाटर। और बी ए क्या है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो 100% आयनाइज होता है, तो बी प्लस एक्वस और ए माइनस एक्वस को हम लोग कंबाइन करके बी ए एक्वस भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। उसमें तो कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है नहीं। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई इस प्रोसेस की, तो डेल्टा एच की वैल्यू हो गई -57.3 प्लस 15। सॉल्व करेंगे तो -42.3 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। अब देखो ये सवाल अभी तो मैंने हेस लॉ से सॉल्व करके दिखाया, लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फिक्स वैल्यू होती है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड वीक बेस के केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो थोड़ी कम होती है, और जितनी कम होती है वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन वाला यूज कर लेते तो भी काम बन जाता। कैसे, -57.3 किलो जूल रिलीज करानी थी, और उसमें से 15 किलो जूल कंज्यूम हो गई, तो -57.3 प्लस 15 करते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। समझ आ गई बात। उसके बाद इसका ऑप्शन बी देखो। अब मैं पूरा हैश लॉ नहीं लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अगले केस में देखो, एच ए गैसियस है, बी ओ एच गैसियस है, उससे बी ए एक्वस और वाटर बनाना है। मतलब पहले जो गैसियस फॉर्म में एसिड है उसको डिजोल्व कराना है। तो डिजोल्व कराने की एनर्जी देखो ये है दोनों के लिए। तो पहले हमने एच ए गैसियस को एच ए एक्वस में कन्वर्ट करेंगे, बी ए गैसियस बी ओ एच गैसियस को बी ओ एच एक्वस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी एनर्जी डायरेक्ट लिखो, बोलो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हैश लॉ की तरह पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखो, वो भी आपकी मर्जी है। अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट इंटरप्रेट करते चले जा रहे हो तो एक ही बार में लिखते चले जाओ। तो सबसे पहले एच ए गैसेस को डिजोल्व करेंगे, तो उसके लिए -70.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। बी ओ एच को डिजोल्व करेंगे, उसमें 20 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। दोनों डिजोल्व हो गए। डिजोल्व होने के बाद एच ए को डिसोशिएट कराना है, उसके लिए 15 किलो जूल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। उसके बाद H प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे, तो उस प्रोसेस से फिर से 57.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये आपका नेट डेल्टा एच आ जाएगा इस रिएक्शन से। समझ आया प्रोसीजर, सारे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लिखते जाओ, तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले स्टेप में मैंने एच ए को डिजोल्व कराने की एनर्जी रिलीज करेंगे, फिर बी ओ एच को डिजोल्व कराने से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर एच ए को डिसोशिएट कराने में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, बाद में एच प्लस और ओ एच माइनस कंबाइन होकर वाटर बन गया, तो उसके लिए -57.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई। ये नेट समेशन सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। सर एक बार रिएक्शन से भी बता दीजिए। स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, रिलीज हुई, क्योंकि आपने एच ए को डिजोल्व कराया, एच ए गैसियस से एच ए एक्वस बनाया। फिर बी ओ एच गैसियस से बी ओ एच एक्वस बनाया, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। फिर एच ए को डिसोशिएट कराया, तो ये फिर एनर्जी रिक्वायर्ड थी। फिर एच प्लस और ओ एच माइनस कंबाइन होकर वाटर बन गया, तो -57.3 किलो जूल आ गया। सारा सम कर दो, ये मेरी समझ से कितना -93 आना चाहिए। आ रहा है। उसके बाद सी पार्ट देखोगे, तो एच ए गैसियस को एच प्लस एक्वस और ए माइनस एक्वस में ब्रेक करना है। तो पहले गैसियस फॉर्म है तो उसको डिजोल्व करना पड़ेगा, वो एनर्जी, और बाद में डिसोशिएट करने की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो तीसरा पार्ट अगर लिख रहे हैं हम लोग, तो तीसरा पार्ट देखो, तो क्या अगर डेल्टा एच नॉट लिखेंगे, तो सबसे पहले एच ए गैसेस को एच ए एक्वस में कन्वर्ट करा, तो 70.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। उसके बाद जो एक्वस फॉर्म हुआ उसको ब्रेक कराया एच प्लस और ए माइनस में, तो उसके लिए हमें 15 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये नेट रिजल्टेंट एनर्जी आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -57.7 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। और लास्ट पार्ट देखोगे, जहाँ पे बी प्लस और ओ एच माइनस को कंबाइन करके बी ओ एच एक्वस बना रहे हैं, तो आपको पता है बी ओ एच स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस को डिसोशिएट करने में या कंबाइन करने में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डी पार्ट लिखेंगे, दैट इज बी प्लस एक्वस प्लस ओ एच माइनस एक्वस, बी ओ एच एक्वस। तो आपको बी ओ एच देखो स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के आयोनाइजेशन और एसोसिएशन कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती।
तो इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 0 हो जाएगी सीधे सीधे। अब इसका आंसर लिखोगे, ए का आंसर हो गया आपका P, और A it is P, B it is Q, C it is R, D it is S। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए?